कब आ रहे हैं? मैं अपने मित्र को भेज रहा हूँ, तुम आगे बढ़ो, मैं आ रहा हूँ। आप जानते हैं मैंने आपकी हर ख्वाहिश पूरी की। आपने मेरा इस्तेमाल किया। आपने मुझे वह न दिया जिसकी मैं हकदार थी। मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ तुम फिर वही कहोगी, मैं जवाब फिर वही दूंगा। तुम कहोगी मैं अपनी कीमत मांग रही हूँ, मगर मेरी नजरों में तुम्हारी कीमत इससे कहीं ज्यादा है। आज मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। सच कह रहा हूँ, आज मैं तुम्हारी सारी शिकायत दूर कर दूंगा। भ्रष्टाचार एक ऐसा दलदल है जिसमें आदमी धंसता है तो धंसता ही चला जाता है। और इस दलदल का हम सभी एक हिस्सा है। पॉलिटिक्स केवल पॉलिटिक्स में नहीं, यह हमारे खून में है और हम सभी कहीं न कहीं हर जगह मतलब के हिसाब से भेदभाव करते हैं। आपकी फिलॉसफी नहीं, मुझे काम से मतलब। एक समय था जब तुम पहली बार तुम भी मेरी तरह इस दलदल में आई थी। जिस तरह तुमने समझौता किया उसी तरह मैंने भी किसी न किसी बात में कहीं न कहीं समझौता किया। कल से आज तक का ये सफर रहा। कल जो ठीक लग रहा था आज बुरा क्यों लग रहा है? क्या हम अपराध को जस्टिफाई कर रहे हैं? कौन सा अपराध कहां तक कर सकते हैं? अपने मतलब के लिए किस हद तक अपराध का इस्तेमाल कर सकते हैं? अपराधी पॉलिटिक्स नहीं, हम हैं, और पॉलिटिक्स वो तो इसका हिस्सा है। हम सुधर गए तो सब सुधर गए। प्रवचन देने का इतना ही शौक था तो सत्संग क्यों नहीं गए? 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। हम ऐसी राह पर खड़े हैं जहां से पीछे जाना मुमकिन नहीं। मैं सिर्फ कीमत मांग रही हूँ। डोंट बी,
मच प्रोफेशनल। मैं तुम्हारी हर मांग पूरी नहीं कर सकता। समय आने पर वो भी मिल जाएगा। आप यह कई सालों में कई बार कह चुके हैं। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती। इंतजार करना होगा क्योंकि सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। और तुम मुझ पर प्रेशर बनाने की कोशिश मत करो। तुम्हें मालूम है कि ऑफिस में बहुत सारी समस्याएं चल रही है। ऑफिस में रेड पड़ी है। कई लोग संदेह के घेरे में हैं। यहाँ लोग खुद को और अपनी कुर्सी को बचाने में लगे हैं और तुम्हें अपनी पड़ी है। मैं कुछ नहीं जानती। जानना पड़ेगा। सारा खेल, सारा किस्सा कुर्सी का है और जब तक कुर्सी है तब तक हमारा खेल है। हम तुम दोनों पास आए तो यह भी तो कुर्सी का ही खेल था। उस बच्चे का क्या जो हम दोनों का है? तुम्हें तो यह मालूम था कि हमारे हालात क्या हैं। मैं शादीशुदा हूँ, तुम शादीशुदा हो, इसलिए उस बच्चे के नाम के लिए हमें शादी करने की जरूरत नहीं है। एक आदमी का क्या जाता है? जाता तो एक औरत का है। बच्चा तो दोनों का होता है, मगर बच्चा औरत जन्मती है, आदमी नहीं। इसलिए आदमी तो नहीं, मगर औरत को नाम के लिए एक स्टाम्प की जरूरत पड़ती है। और वो स्टाम्प तुम्हारे पास है। इस बात का इल्जाम मेरे ऊपर न लगाओ, क्योंकि जो कुछ हुआ हमारी मर्जी से हुआ। उसमें हम दोनों का स्वार्थ शामिल था और चाहे या अनचाहे रूप से यह हमारे बीच का प्यार है।
एक कोड डिकोड हुआ है, एक बंद फाइल फिर से खुली है। हालांकि ये फाइल बंद नहीं थी, बस ठंडे बस्ते में चली गई थी। इसका रीओपन होने का समय आ गया है।
कौन है तुम? इस तरह अंदर आने का मतलब? ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं। आखिर ये सब क्या हो रहा है? इतना सब कुछ हो रहा है और तुम कहते हो कुछ भी नहीं। लगता है आप लोग के इलाज के लिए हमें कॉल करना ही पड़ेगा। जी हाँ, हम हाईली ऑफिशियल ही हैं। आपके सारे सवालों के जवाब हमारे पास हैं। आप बस हमारे सवालों के जवाब दीजिए, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लाखन आपके बेटे का नाम? जी, मगर वो तो उसकी सेक्रेटरी। हाँ, लेकिन वो तो मैंने सालों पहले मर चुका। उस दिन वो मैरिन ड्राइव पे मिले, उसी दिन वो मैंने सड़क हादसे का शिकार हुआ। हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर उस दिन मैरिन ड्राइव पे हुआ क्या था। अरे ये बात तो आप सबको मालूम है। इन सब बातों से उस बातों का क्या मतलब है? कभी तो आप कितना सच जानते हैं ये आपको पता है। मतलब क्या है? क्या वो एक्सीडेंट मैंने कराया था? ये आप कह रहे हैं। आप कितना सच जानते हैं ये सिर्फ आपको पता है। क्या मतलब? क्या वो एक्सीडेंट मैंने करवाया था? हमने ऐसा तो नहीं कहा। तो क्या अपने बेटे और उसके सेक्रेटरी की हत्या मैंने करवाई? ये आप कह रहे हैं। उस दिन वो दोनों हादसे में, उसके बाद क्या हुआ था? उस कल से और आज का क्या मतलब है? और आप होते कौन हैं इस तरह के मुझसे बात करने वाले? आप वही पूछिए जो आप पूछना चाहते हैं। हम वही पूछ रहे हैं। मैं सीधे तौर पे सीधा सवाल करता हूँ। इससे पहले मैं कुछ बातें आपको स्पष्ट कर दूँ। अफसरशाही एक ऐसी सरकार है जो चुनावों के साथ बदलती नहीं है। विधायक, नेता, मंत्री वगैरह 5 साल में यूं तो सरकार के साथ बदल जाते हैं, मगर अफसरशाही की कुर्सी नहीं बदलती। और अफसरशाही की कुर्सी का लाखन एक ऐसा ही मोहरा था, स्वार्थ से सिद्धि तक का, जिसके खजाने में फिक्स्ड डिपॉजिट था, अमूल्य निधि। ऐसा किस ऑफिस में कम या ज्यादा नहीं होता है? कम होने पर तो छिप भी जाता है, और ज्यादा होने पर क्या अपराध करना जन्मसिद्ध अधिकार है? असल में वह कोई अकेला नहीं था, बल्कि उसी सिस्टम का हिस्सा था जिस सिस्टम का वह हिस्सा था। इस समाज में सभी नंगे कुर्सी और अपराध एक दूसरे का पूरक बनकर रह गए थे, जबकि कुर्सी अपराध के लिए नहीं होती, अफसरशाही अपराध के लिए नहीं बनी। आपका बेटा लाखन अपने ऑफिस का ऊंचा अधिकारी था, बड़ा बाबू। उसकी एक सेक्रेटरी थी, रूही। अक्सर ऊंचे अधिकारियों के सेक्रेटरी होते नहीं, होती है। जिस तरह शेर के मुंह को खून लग जाता है, उसी प्रकार हराम की कमाई की भी भूख होती है। यह भूख दोनों के अंदर बढ़ रही थी। इसका भूत दोनों पर चढ़ रहा था। उनकी भूख बढ़ती जा रही थी। लाखन और रूही अपने ऑफिस का डब्बा गोल कर रहे थे। आपका स्वार्थ जब हवस बन जाए तो अपराध के एक और पादान पर चढ़ जाता है। आकांक्षाओं से ऊपर महत्वाकांक्षा, और महत्वाकांक्षा का कोई अंत नहीं।
एक दिन ऐसा भी आया जब आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं टकराने लगी। ऑफिस में तो टकराव हो ही रहा था। इसी क्रम में लाखन और रूही भी आपस में टकराने लगे। एक दिन ऐसे ही हालात में दोनों मरीन ड्राइव पे मिले। यह वह दौर था जब आकांक्षाओं पर महत्वाकांक्षाएं जोर मार रही थी। ठीक उसी तरह जिस प्रकार प्यार हवस का रूप ले लेता है। अफसरशाही की तर्ज पर कुर्सी और स्वार्थ के बीच प्यार और हवस का खेल तो चल ही रहा था, मगर इसी बीच ऐसा ही एक वाकया हुआ भी जो आमतौर पर अक्सर होता ही है। घर वाली बाहर वाली, बॉस सेक्रेटरी अफेयर। यहाँ भी स्वार्थ की बेदी पर प्यार की इबादत ने हवस की इमारत का रूप ले लिया। लाखन और रूही के बीच प्यार की पींगे बढ़ने लगी। आम अवैध लव अफेयर की तरह यह भी एक लव अफेयर था। लाखन की बीवी और रूही का पति दोनों इससे वाकिफ होकर भी न वाकिफ होने का ढोंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था यह एक अफेयर से अधिक एक महत्वाकांक्षी समझौता है और उनके ऊपर इस बात का नशा इस कदर हावी है कि इसके लिए वह किसी भी हद या हद से ज्यादा गुजर सकते हैं। इसलिए आखिरी परिणाम आने से पहले दोनों को उसके लिए आखिरी अंजाम पर छोड़ दिया। अफसरशाही एक ऐसा अपराध है जिसे अघोषित रूप से सामाजिक मान्यता मिली हुई है। कुर्सी और पद का उपयोग और दुरुपयोग, और यह सबसे निचली कुर्सी से लेकर सबसे ऊपरी कुर्सी तक कायम है, वो भी प्राइवेट से सरकारी से लेकर तमाम स्तर तक। आपका बेटा लाखन इसलिए कोई इकलौता अपराधी नहीं था, वह समाज के अन्य लोगों की तरह ही था। रूही भी इसी प्रकार, वह ऑफिस भी, और ऑफिस और जगह की तरह था। इस बात का आप सुकून कर सकते हैं कि वह भी औरों की तरह उनमें से ही एक था। जब वह अपराध करते हैं और फिर अपराध के तौर पर वह चलन सिस्टम बन जाता है, फिर अघोषित मान्यता, फिर जन्मसिद्ध अधिकार, इस प्रकार हर अपराध करने वाले का जन्मसिद्ध अधिकार बन जाता है। और दोषी चूंकि सभी होते हैं, खुद को निर्दोष साबित करने के लिए सभी एक दूसरे को क्लीन चिट देते हैं, क्योंकि दोषी सभी होते हैं। इसलिए ऐसे अपराध को शुरुआत में ही, आरंभ में ही रोक देना चाहिए, नहीं तो एक बीज से बेल वृक्ष की तरह सिस्टम का रूप ले लेता है। एक ही थाली के बैगन, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सभी बेईमान नहीं हैं, मगर सभी ईमानदार भी नहीं हैं। ऊपरी कमाई सामाजिक ऑफिशियल सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि इन पर कार्रवाई नहीं होती है, मगर कार्रवाई करने वाले भी तो अफसर ही होते हैं। अफसरशाही का यह गणित किस्सा उनके पास साथ भी तो है। अगर ऐसा नहीं होता तो कई अफसर, मंत्री, नेता इस खेल में जेल में होते। एक दिन ऑफिस में रेड पड़ी, इंक्वायरी शुरू हुई, कई सवालों के घेरे में आए, कई पकड़े गए, कईयों पर गाज गिरी। लाखन रूही पर भी गिरनी तय थी।
मुझे क्यों सुना रहे हैं? मैंने कोई अपराध नहीं किया है। हमें मालूम है, आप बस सच सुनिए, क्योंकि सच को पूरा करने का जिम्मा आपके हाथ है। हेलो। हाँ, ओके सर, ओके ओके। डीप सर। अब आप यह मत कहिएगा कि आपको यह मालूम नहीं था। इसका मतलब यह तो नहीं कि मैंने सिर्फ इतना कहा कि आपको यह मालूम था। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है जिसके कारण तुम लोग मुझे दोषी ठहराना चाहते हो। कोई भी इंसान उसी कर्म के लिए दोषी ठहराया जा सकता है जो उसने किया हो। जो आपने नहीं किया उसके लिए आपको दोषी ठहराया नहीं जा सकता। मगर जो किया उसके लिए तो सजा भी बनती थी। इसमें क्षमा और दंड दोनों का प्रावधान है, लेकिन यह आपके कर्मों पर निर्भर करता है। मैं आपके बेटे लाखन और उसकी सेक्रेटरी रूही अवैध संतान हूं। क्या आपको मालूम है उस दिन कार एक्सीडेंट की ड्राइविंग सीट पर कौन था? आपके बेटे का मित्र। जब उसने जाना कि मेरी माँ गर्भवती है तो उसने ही मेरी जान बचाई, क्योंकि मेरी माँ के घर वालों ने बदनामी के डर से, और माँ की मौत के बाद तो और भी, उस आदमी ने मेरी जान बचाई। अपने माँ बाप से बड़ा दुश्मन मेरा कौन था, जिन्होंने जमाने से छिपकर मुझे जन्म देने की कोशिश की, जो मेरे जन्म से पहले ही मर गए। मैंने जब जन्म लिया मेरी माँ गर्भवती थी और वह मर चुकी थी। उस दिन कार एक्सीडेंट के समय माँ गर्भवती थी और बाप साथ था, मगर जब मैंने जन्म लिया मेरे माँ बाप तुम्हें समझ सकता हूं। तुम पे क्या बीत रही हो, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूं। सहानुभूति का नाटक मत कीजिएगा। क्या तुम अपने दादा को अरेस्ट करोगे? क्या आप मुझे अपना नाम देंगे? अगर आज की तरह यह स्थिति नहीं होती तब भी आप ऐसा ही कहते। अपने खून के लिए अगर प्यार होता तो सबसे पहले आप मुझसे यह पूछते कि इतने दिन तक तुम कहाँ थे, कैसे थे। आपके सवाल सिर्फ आपके बचाव से जुड़ा हुआ है। क्या तुम जायदाद मांगने आए हो? क्या तुम बदला लेने आए हो? कितनी अजीब बात है, जो संपत्ति सरकार की है उसे आप अपना कह रहे हैं, और जो आपकी है। आज की दुनिया में इंसान के स्वार्थ की कीमत इंसान से बड़ी हो गई है। मैं आपसे दादा का नाम मांगने भी नहीं आया, क्योंकि जिस माँ बाप ने जन्म दिया जब उसने ही मुझे हिस्सा मांगने भी नहीं आया।
जब माँ बाप ने अपना नाम ही नहीं दिया तो दाम हिस्सा किस बात का? बदला लेने भी नहीं आया। जब नाम और दाम की कोई बात ही नहीं है तो बदला किस बात का? फिर किस लिए? मेरे पिता आपके बेटे के ऑफिस में जब रेड पड़ी तो वह कोई अकेले भुक्तभोगी नहीं थे, क्योंकि वह कोई अकेले रिश्वतखोर नहीं थे। अफसरशाही के बाजार में रिश्वतखोरी तो जन्म सिद्ध अधिकार है। जब तक कोई केस हल नहीं हो जाता, बंद फाइलें तो कभी भी खुल सकती हैं। सालों बाद बंद फाइल फिर खुली। ब्लैक मनी का एक डिपॉजिट मेरे नाम पर है, जो मुझे वयस्क होने के बाद ही मिलना था। मेरे माँ बाप ने मुझ पर एक आर्थिक एहसान किया था। मेरे बेटे की अपराध की सजा तुम मुझे क्यों दे रहे हो? सजा कर्म देती है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। समझ रहे हैं। वाकई क्या आपने अपने बेटे लाखन की हराम की कमाई को अपनी संपत्ति नहीं बनाया? क्या वो आपकी संपत्ति थी? नहीं नहीं, वो देश और समाज की हित की संपत्ति थी। बात आती है ब्लैक मनी की, ब्लैक एंड वाइट मनी की। यह मनी सिर्फ रिश्तों तक ही सीमित नहीं है, ब्लैक एंड वाइट रिश्तों की। इस तरह की नामी बेनामी न जाने कितनी संपत्तियां हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। कुछ ले देकर मामला निपटा नहीं सकते? इससे पहले तो आप अपने आप को निर्दोष साबित करने में लगे थे। ऐसा कहकर तो आपने खुद अपराध की पेशकश कर दी। ऐसा कुछ नहीं। माना कि आपका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन कईयों के ऐसे परिस्थिति में ऐसे इंटेंशन होते हैं। इतनी बड़ी दौलत छोड़ता कौन है? होना भी चाहिए, बशर्ते कि वो अपराध के रास्ते न कमाई गई। आप किसी भी षड्यंत्र में कभी भी शामिल नहीं थे।
और बेटे की सेक्रेटरी के निजी जीवन से कोई मतलब नहीं था। इसलिए उनकी कार या उससे जुड़े किसी भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट में आपका हाथ नहीं था। आपने अपराध के जरिए संपत्ति नहीं बनाई, मगर आपके बेटे के काली कमाई से अर्जित की गई ये संपत्ति जो अभी आपके हाथ में है, वो देश और समाज की भलाई में न देकर आपने उसे निजी संपत्ति के रूप में इस्तेमाल किया। यही आपका दोष है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी संपत्ति का ब्यौरा हमें देंगे या आप हमारे साथ चलेंगे। वाह वाह बेटे वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया। ब्लैक एंड व्हाइट के धंधे में तुमने व्हाइट औलाद ही पैदा कर दिया। वाह, तुमने तो पहले ही ब्लैक मनी का व्हाइट मनी करने का इंतजाम कर ही लिया था। वाह, क्या तुम विजिलेंस या ऐसे ही किसी शाखा या पद से हो? अपराध एक भेड़ चाल का रूप ले ले तो सिस्टम का रूप ले लेता है, और फिर जब सिस्टम का रूप ले ले तो भेड़ चाल का रूप ले लेता है। अफसरशाही में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है और यह कहीं से सही नहीं है।